व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश की खबरों में। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुमरा रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेनों से गिरे यात्री, 5 की मौत, हादसे के बाद लोकल सेवाएं प्रभावित। राजस्थान में सीमा सुरक्षा में बढ़ेगा इंडी डॉग्स का दखल, BSF ने शुरू की विशेष ट्रेनिंग। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए सब कलेक्टर, आवास पर नोटों के बंडल देख विजिलेंस टीम के उड़े होश। और अब खबरें विस्तार के साथ। रेलवे से जुड़े अधिकारी ने बताया कि 2 ट्रेनें करीब से गुजरी और दोनों ट्रेनों के गेट पर लटक कर यात्रा कर रहे लोग आपस में टकरा गए। इसी वजह से दोनों ट्रेनों से कई लोग गिर गए। महाराष्ट्र के मुंबई में चलती ट्रेन से गिरकर 5 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल है। हादसा सुबह 9:20 पर हुआ। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की तरफ जा रही लोकल ट्रेन और फास्ट ट्रैक में आ रही ट्रेन में सवार यात्री आपस में टकरा कर गिर गए। इस घटना में घायल लोगों को उपचार के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल कलवा में भर्ती कराया गया। यात्रियों के ट्रेन से गिरने की प्राथमिक जानकारी कसारा की तरफ जाने वाले लोकल गार्ड ने दी थी। सेंट्रल रेलवे की तरफ से कहा गया कि दुर्घटना की जांच शुरू हो गई है। इस घटना से लोकल सेवाएं भी प्रभावित हो गई। पुलिस ने इस हादसे में 5 मौतों की पुष्टि की है। वहीं 13 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल धनराज नीला ने बताया कि 8 लोग ट्रैक पर गिरे थे। अब तक अस्पताल से किसी की मौत की खबर नहीं मिली है। यह हादसा मुमरा और दीवा रेलवे स्टेशन के बीच हुआ। हादसे का शिकार हुए यात्री लोकल ट्रेन के दरवाजे पर लटक कर यात्रा कर रहे थे। उनके बैग आपस में टकरा गए, जिससे ये हादसा हुआ। जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि उन्हें 9:30 बजे इस हादसे की जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि एक लोकल ट्रेन कसारा की तरफ जा रही थी और दूसरी ट्रेन CSTM की तरफ आ रही थी। दोनों लोकल ट्रेन के यात्री दरवाजे पर लटक कर खड़े थे। इनमें से किसी एक यात्री का बैग टकराने से दरवाजे पर खड़े यात्री ट्रैक पर गिर गए। जो लोग लोकल ट्रेन के फुट बोर्ड पर खड़े होकर यात्रा कर रहे थे, वही लोग गिरे हैं। और अब अगली खबर। राजस्थान में सीमा सुरक्षा में बढ़ेगा इंडी डॉग्स का दखल, BSF ने शुरू की विशेष ट्रेनिंग। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से सीमा सुरक्षा बल ने स्थानीय इंडी नस्ल के कुत्तों को प्रशिक्षण देकर सुरक्षा बलों में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। BSF राजस्थान फ्रंटियर के IG ML गर्ग ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर अब इंडी नस्ल के कुत्तों को प्रशिक्षित कर सीमा पर तैनात किया जा रहा है। IG गर्ग ने कहा, सबसे बड़ा कुत्ता प्रशिक्षण केंद्र नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स मध्य प्रदेश के टेकनपुर में स्थित है। यहाँ विभिन्न बलों के लिए स्निफर, विस्फोटक पहचानने वाले और गश्ती कार्यों में इस्तेमाल होने वाले कुत्तों को प्रशिक्षित किया जाता है। उन्होंने बताया कि PM मोदी की मंशा थी कि देश की अपनी नस्ल के कुत्तों को सुरक्षा बलों में प्राथमिकता दी जाए। इस दिशा में BSF ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और अब स्थानीय नस्ल के कुत्तों को आधुनिक प्रशिक्षण देकर उन्हें सीमा की रक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है। हमने जो हमारे BSF में डॉग ट्रेनिंग सेंटर, तो हमारा सबसे बड़ा सेंटर इसमें है, टेकनपुर में है, NTCD बोलते हैं, नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर द डॉग्स, जिसमें कि हम पूरे हिंदुस्तान की पुलिस के लिए जितने भी डॉग्स ट्रेन होते हैं उनको ट्रेन करके उनको देते हैं। अब उसके बाद में इनका सीमा के ऊपर और इस्तेमाल के लिए, जैसे स्निफर डॉग्स है, जैसे एक्सप्लोसिव वाले डॉग्स हैं, जैसे पेट्रोलिंग डॉग्स हैं, तो इस तरह की अलग अलग किस्मों को जो देशी ब्रीड्स हैं, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहा था कि हमारे जो लोकल ब्रीड्स हैं उनको ट्रेन किया जाए। तो BSF ने इसको एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया और जो लोकल ब्रीड्स है, रामपुर हाउंड है, बहुत सारे लोकल ब्रीड्स है जो कि बहुत अच्छी नस्ल के कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, जिनको कि ट्रेन करने के बाद में हम बहुत हर ट्रेड में इनको इस्तेमाल कर रहे हैं और वो अपने आप में एक बहुत नया एग्जाम्पल है। तो 2-3 बार में इनको जो इनिशियल ट्रेनिंग में थोड़ी सी दिक्कत आई थी,
बट स्लोली जब इन्होंने एक बार पकड़ ली चीज़ को तो उसके बाद में दे आर डूइंग ग्रेट। एक तो हमारा बीकानेर में है और इसके अलावा हमने इसकी ब्रीडिंग भी करवाई है अपनी, तो वो भी हमारे इसमें कई अलग जगहों पे राजस्थान में और लगभग पूरे वेस्टर्न थिएटर में पूरे में सभी जगह किया हमने। करीब 200+ डॉग्स हमारे अंडर ट्रेनिंग है जो इसमें चल रहे हैं और उनको फिर हम आगे बटालियंस को देंगे। और अब अगली खबर, रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए सब कलेक्टर, आवास पर नोटों के बंडल देख विजिलेंस टीम के उड़े होश। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए सब कलेक्टर, आवास पर नोटों के बंडल देख विजिलेंस टीम के होश उड़ गए। ओडिशा में एक सब कलेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। धीमन चकमा 2021 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के धर्मगढ़ के सब कलेक्टर धीमन चकमा को रविवार को विजिलेंस ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उन पर एक स्थानीय व्यवसायी से 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने का आरोप है। ये राशि 20 लाख रुपए की कुल मांग का पहला हिस्सा बताया जा रहा है। धीमन चकमा 2021 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS के अधिकारी है। जानकारी के मुताबिक धीमन चकमा ने पीड़ित व्यवसायी को उनके सरकारी निवास पर बुलाया और 10 लाख की रिश्वत ली। नोटों की संख्या कुल 26 बंडल थी, जिनमें 100 रुपए और 500 रुपए के नोट शामिल थे। उन्होंने अपने हाथों से नोटों की गिनती की और उन्हें ऑफिस टेबल की ड्रॉर में रख दिया। बाद में जब विजिलेंस टीम ने छापा मारा तो उनके हाथ और ड्राइवर दोनों से केमिकल टेस्ट में रिश्वत की पुष्टि हुई। विजिलेंस की टीम ने अब जब उनके सरकारी निवास की तलाशी ली तो वहां से और 47 लाख की नकदी बरामद हुई। जब तक की कुल बरामद राशि 57 लाख तक पहुंच चुकी है। फिलहाल तलाशी की कार्रवाई जारी है और आगे और भी खुलासे होने की संभावना है। हेलो पेंसिल मैडम वीडियो और अब अगली खबर, ज्योति मल्होत्रा और जसबीर की गिरफ्तारी से बौखलाया नासिर ढिल्लों, पाकिस्तान से जारी किया वीडियो। भारत में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में ज्योति मल्होत्रा और जसबीर को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों पाकिस्तानी यूट्यूबर नासिर ढिल्लों के कनेक्शन में थे। वहीं दोनों की गिरफ्तारी के बाद बौखलाए नासिर ने एक वीडियो जारी किया। ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद से ही आतंकियों और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में देश के अंदर भी छिपे कई जासूसों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं यूट्यूबर जसबीर के गिरफ्तार होने के बाद पाकिस्तानी यूट्यूबर नासिर ढिल्लों काफी परेशान नजर आ रहा है। जसबीर की गिरफ्तारी के बाद नासिर ढिल्लों ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में नासिर ने जसबीर और ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी को गलत ठहराया है। हालांकि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों के साथ नासिर ढिल्लों का कनेक्शन सामने आने के बाद उसके फॉलोअर्स की संख्या तेजी से घट रही है। ये भी वजह दिख रही है कि नासिर ढिल्लों ने बौखलाहट में वीडियो बनाया है। चैनल ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਡੇਟ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ 13 ਜਨਵਰੀ 2024 13 ਜਨਵਰੀ 2024 ਚ ਪਹਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਉਹਦਾ ਆਇਆ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਾਨ ਮਹਲ ਵੀਡੀਓ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਨਮਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਹਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਵੀਰੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ, ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਸਰ ਜੀ, अस्सलाम वालेकुम। ਤੇ ਐ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਆਪਣਾ ਟਰੈਵਲ ਕਪਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ। ਆਜੋ ਆਜੋ ਭਾਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ ਜਨਾਬ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਕਰ ਲਓ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਨਾਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਟਰੈਵਲ ਕਪਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਆ,
ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਈ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਲਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਵਲ ਕਪਲ ਘੁੰਮੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਚਲੋ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਘੁੰਮ ਆਵਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ। ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫਿਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੈਸੀ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾ, ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਅੰਬੈਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਪੇਪਰ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ। ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 14-15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਫੜਾ ਆਊਂਗਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਥੇ ਨਾਲੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਪਲਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਤਾ, ਵੈਸੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਰਹੰਦ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਭੇਜੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਪਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਉੱਪਰ ਆਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਥੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਨ ਮਹਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੀ। ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ 2014 ਤੋਂ वीडियोज बनाना ਜਿਹੜੇ लोग। और अब अगली खबर, लखनऊ में कार सवार ने महिला सहित 3 को रौंदा, 8 महीने की बच्ची की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में एक कार सवार ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 8 महीने के बच्चे की मौत हो गई, जबकि बच्चे की मां और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। राजधानी लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर अनियंत्रित कार सवार ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 8 महीने के एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल है। दोनों घायलों को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। घायलों में बच्चे की मां भी है, जबकि एक अन्य व्यक्ति भी घायल है। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल पूरा मामला लखनऊ के इंटौजा थाना क्षेत्र का है। यहाँ सिंगामऊ गांव में मोड़ के पास दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक निर्माणाधीन बिल्डिंग से गाड़ी निकालते समय कार सवार ने अनियंत्रित होकर 3 लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 8 महीने के एक बच्चे की मौत हो गई। इसके अलावा बच्चे की मां पूनम समेत एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है। घायल की पहचान गया प्रसाद के रूप में हुई है। घटना के बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं 2 लोगों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। राम दुलारे साहब, घटना हुई, काम कर रहे थे जौनजा साइड पे। वहां से छुट्टी हुई, हमारी वाइफ भी काम करती है, हम मिस्त्री हैं। हम ऊपर फरमा ढलवा रहे थे, वाइफ छुट्टी हुई नीचे आई, बच्चे को गोद में लिए गेट की तरफ आ रही थी। और उधर अंदर फोरमैन जो है मैन वहाँ के सुनील, उनके जान पहचान के आए थे, कोई गाड़ी लेके काली, उधर से निकाले, हमारी वाइफ को टक्कर मार दिया, हमारे बेटा वहीं खत्म हो गया, वाइफ को भी चोट लगी। 3 लोग चोटुले हैं, एक का हाथ टूट गया है। यहाँ पे होटल बन रहा है जी। हमारे सिर्फ ठेकेदार आए, बाकी कोई वहाँ का नहीं आया। नहीं, वहाँ पे हमारे साइड पे तो लगभग सरिया और सटिंग वाले मिला के 150 हैं। हम जिस साइड में काम कर रहे हैं वहाँ पे 1700 आदमी लगभग। आज की है यही 5 बजे के बाद। यहाँ अस्पताल में पहुंची, वहाँ तो सर हम जान नहीं सकते क्योंकि हम वहाँ से चले आए हैं। और अब अगली खबर,
ग्रेटर नोएडा में दादरी के विधायक की बेटी पर घर में घुसकर मारपीट के आरोप, गाड़ी टकराने के बाद हुआ विवाद। यूपी के ग्रेटर नोएडा में घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना के आरोप दादरी के विधायक तेजपाल नागर की बेटी पर लगे हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ दादरी के विधायक तेजपाल नागर की बेटी पर मारपीट का आरोप लगा है। इस मामले की शिकायत पुलिस से भी की गई और मामला दर्ज करवाया गया। ग्रेटर नोएडा की पूर्वांचल हाइट्स सोसाइटी में गाड़ी टकराने के विवाद ने हिंसक रूप लिया है। इसमें एक पक्ष की महिलाओं ने दूसरे महिला के घर में घुसकर मारपीट की। इस घटना में महिला घायल हुई है और पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। पीड़ित पक्ष के अतुल कुमार गुप्ता ने बताया कि उनकी पत्नी और बेटी बाजार से लौट रही थी, तभी सोसाइटी के पास दो महिलाओं ने उनकी गाड़ी रोक ली। उन महिला का आरोप है कि अतुल कुमार गुप्ता की गाड़ी ने उनकी गाड़ी में टक्कर मारी। इस बात पर दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। अतुल कुमार गुप्ता के अनुसार जब उनकी पत्नी और बेटी घर पहुंची तो कुछ देर बाद एक गाड़ी में सवार 3 महिलाएं उनके फ्लैट में जबरन घुस आई और उनकी पत्नी व बेटी के साथ मारपीट की। इस हमले में उनकी पत्नी और बेटी घायल हो गई। मारपीट और गाली गलौज करने बाद वो मौके से चले गए। मैंने सोसाइटी से निकाल दिया, निकलता बना। अरे नहीं रेखा, थर्ड लेडी, फोर्थ लेडी और थी जिसका नाम मुझे नहीं पता कौन थी, मगर वो भी है सोसाइटी की ही। इन्होंने वहां खूब मारा पीटी करी है। मेरी छोटी बेटी को भी खूब मारा इन्होंने, उसको धक्का दिया। उसकी इंजरी होते होते, अच्छी खासी इंजरी होते होते बची है उसकी। पॉलिटिकल का भी नाम आ रहा है। इनके फादर जो है प्रियंका जी के, वो इस टाइम करंट विधायक है ग्रेटर नोएडा दादरी एरिया के। ठीक है, तो फिर अब आप अपनी विविधता लेके आए तो क्या? मेरी इस टाइम वाइफ की MLC हो गई है, FIR दर्ज हो गई है, मगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट आज छुट्टी होने के से नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैंने उनको फोर्टिस में एडमिट करा क्योंकि काफी उनको पेन हो रही है, हेड इंजरी है उनकी और काफी वीक है उस टाइम। अतुल कुमार गुप्ता। क्या हुआ था आपकी बीवी का, थोड़ा बता दीजिए। मेरी बेटी और मेरी वाइफ दोनों पास की सोसाइटी में ABJ मार्केट में गए हुए थे। वहां से वो निकल रहे थे तो अपनी गाड़ी बैक करते समय उनको नहीं पता कि किसी की गाड़ी को उनसे टच हुई है, मगर जो सेकंड एक्यूज है उनका कहना है कि उन्होंने मेरी गाड़ी को हिट करा, जबकि उनको नहीं पता कि उनकी गाड़ी कहीं पे भी किसी से टच हुई है। ना उसमें कोई माइनर निशान है, ना किसी तरह का कोई खरोच रख भी नहीं है। तो ये अपने सोसाइटी वहां से निकल के सोसाइटी की तरफ आ रहे थे, तो जिस लेडी का सेकंड का एक्यूज है कि गाड़ी हिट हुई है, वो पीछे से आई बहुत तेजी से रैश ड्राइविंग करती हुई और बीच सड़क में अपनी गाड़ी लगा के मेरी वाइफ की गाड़ी रोकी उन्होंने, ठीक है, और बहुत गंदी लैंग्वेज में बातें करी। दोनों तरफ से आर्गुमेंट हुए, तो उसके बाद वो दोनों अपने घर चली गई। वो भी चली गई और मेरी वाइफ भी चली गई। उसके बाद करीब 2 घंटे बाद ये लेडी अपनी को 3 साथियों को लेके मेरे घर में, जब मैं घर पे नहीं था, विदाउट माई परमिशन, विदाउट किसी की परमिशन आई। गार्ड इनके पीछे आया, हमारा सोसाइटी का टावर गार्ड जो था, मगर इन्होंने उसको धक्का देके बाहर निकाल दिया, दरवाजा उसके मुंह पे बंद कर दिया और ये अंदर जाके इन्होंने मारापीटी करी मेरी वाइफ से। मेरी छोटी माइनर बेटी है 15 साल की, उससे मेरी 23 साल की बेटी है उससे, और आराम से घर में बैठ के ड्राइंग रूम में चाय पी रहे थे। उन्होंने इनको साफ कहा हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। और अब अगली खबर, भदोही में थार का तांडव, कार में टक्कर मारकर घसीटा, सड़क पर कई लोगों को रौंदते हुए फरार। दरअसल यूपी के भदोही जिले में थार का तांडव देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि मामला विवाद के बाद थार सवार लोगों के एक कार में टक्कर मारी और उसे कुछ दूर तक घसीटते ले गए। इसके बाद वो सड़क पर अन्य लोगों को टक्कर मारते हुए फरार हो गए। जिले के मर्याद पट्टी इलाके में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ शनिवार की शाम को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब भरत टॉकीज चौराहा के पास काले रंग की थार और सफेद रंग की वेन्यू कार में सवार युवकों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। इस दौरान हाथापाई भी हुई। इस बीच थार सवार लोगों ने वेन्यू कार में टक्कर मारी और कुछ दूर तक घसीटा भी। इसके बाद सड़क पर मौजूद कई बाइक सवारों को रौंदते हुए थार आगे बढ़ गई। इस घटना में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना का वीडियो भी सामने आया है। वहीं पुलिस की टीम वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। घटना के दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया और आम लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। हंगामे के बीच थार सवार युवक गाड़ी लेकर भागने लगी। इसी दौरान थार चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए सड़क पर मौजूद 3 बाइक सवारों को टक्कर मारी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अरे बाप रे।
वारदात पे 2 लोग। एक मिनट क्या नाम है? दिलीप कुमार चौरसिया। दिलीप जी क्या हुआ था आज अभी? 2 गाड़ी थी, एक थार थी, एक वेन्यू थी, और दोनों लोग आपस में मार कुछ देर तक चला, 15-20 मिनट। उसके बाद लाठी डंडे भी चले हैं काफ़ी देर तक, उससे क्षतिग्रस्त हुआ है। काफ़ी लोग को थार उड़ाते हुए चले गए। मेरी दुकान का 4-6 सामान था वो भी नुकसान हो गया। बगल में शराब का ठिठा है, पीने के बाद यही होता है, पी के लोग निकले थे, इसी वजह से बवाल हुआ है। रोज का यही हाल है, कहते कहते थक गए हैं। इसमें नाम गुलाब सिंह भी है, कितनी बार कॉल आया, हम लोग ने IRS भी किया है, इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। बस हाथ पे हाथ रखे बैठे, बोलते ही इंडस्ट्रीज एरिया है, यही हवाला देके हम लोग का कार्य आगे किया जा रहा है। क्या नाम है? रमेश जायसवाल, मर्याद पट्टी निवासी। प्रवेश जी क्या हुआ था आज और इससे पहले कई घटनाएं घट चुकी हैं? यहाँ आए दिन शराब का ठेका, देसी अंग्रेजी शराब का ठेके हैं, आए दिन पत्थर चलता है। अभी कार का एक्सीडेंट हुआ, एक बच्चे को भी कुछ दिनों पहले उड़ा दिया गया है। श्रीवास्तव के बच्चे थे, चलती कार से उड़ा दिया, गाड़ी से उड़ा दिया गया है। प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आबकारी विभाग, मंडल आबकारी विभाग, जिलाधिकारी महोदय सबको शिकायत दे रखी है, सेंट्रल में शिकायत दे रखी है, पर सबका बस बयानबाजी आती है, फोन पे निस्तारण करने को कहते हैं, 15 दिन का समय मांगते हैं, पर आज तक कोई निवारण नहीं हुआ। भदोही ठेकेदार भदोही की अलग अलग जगहों से फोन करवाते हैं, पूछते हैं क्या समस्या है, सिर्फ फोन पे ही सुध ली जाती है, जमीनी स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं होती। किसी दिन किसी के बच्चे मर जाएंगे तब प्रशासन जागेगा, ऐसा इनका काम है। यहाँ कहते हैं कि ये इंडस्ट्रियल एरिया में आता है, ये कह के निवारण कर देते हैं शिकायतों का। 6 करोड़ का यहाँ रेवेन्यू है ऐसा कहते हैं, जबकि ये इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं आता है। हमने तो उनसे कहा भी था कि इससे नहीं आता, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। भदोही SDM, भदोही तहसीलदार RTI का जवाब तक नहीं दे रहे हैं। आए दिन रोज यहाँ कांड होते हैं, पहले तो नहीं होते थे, अब तो रोज होते हैं। प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है इस बारे में। बगल में मंदिर भी है, तब भी बगल में मंदिर है, 80-90 मीटर की दूरी पे ही मंदिर है, 200 मीटर की दूरी पे मस्जिद है, 2 मस्जिद है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। जब प्रशासन इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री से क्या मांग है आपकी? मुख्यमंत्री जी से मांग यही है कि प्रशासन कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का यहाँ पालन तो कराएं। प्रशासन तो एकदम तार करके रखा है। यहाँ पे ठेका हटाने के लिए बहुत साल पहले भी किया गया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और अब अगली खबर। तिरुवनंतपुरम में श्री चित्रा तिरुनाल संस्थान में उपकरणों की कमी से सर्जरी स्थगित, केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा। श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में यानी कि SCTMST में आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की कमी के चलते कई सर्जरियों के स्थगित होने की खबरों पर केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यह मामला मीडिया में जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। मंत्री सुरेश गोपी ने कहा, संस्थान के बाहर मीडिया के माध्यम से जो मुद्दा उठाया गया है उसे उसके वास्तविक आकार से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। ये उतना बड़ा मामला नहीं है, लेकिन कुछ समस्या थी। हमने इस पर बैठक की और गंभीर विचार विमर्श किया। उनमें से 99% समस्याएं अब हल हो चुकी है। उन्होंने आगे भरोसा दिलाया कि हालात जल्द सामान्य हो जाएंगे, 1 हफ्ते के भीतर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। गोपी ने कहा, उन्होंने ये भी बताया कि संबंधित कैबिनेट मंत्री इस पूरे मामले की समीक्षा करेंगे और जो खामियां सामने आई है उन पर विचार किया जाएगा। अब केंद्रीय मंत्री की ओर से मिले आश्वासन से उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही संस्थान की सेवाएं सामान्य रूप से बहाल हो जाएगी। The issue that is raised outside the institution through media has been blown up beyond a proportionate size. It is not so huge, but there are issues. There were issues. So we had a sitting on and deliberating on all those issues very seriously. And 99% of the issues are resolved as it is, and it is only a matter of time as to whether it will happen tomorrow, day after, or I can assure you that it will happen and will take a normal pace, smooth pace in another week's time. Not a revamp. I'm not the person to do it. But the flaws that have risen will be thought of by the cabinet, responsible ministers in the cabinet. I will take the report to them. In 7 days' time, the supplies can happen from tomorrow onwards, relying on the type of content of the material, all that, which belongs to the medical technicians. So they will sit with the suppliers, and I think they will start working from today evening. No, I'm not supposed to.
I'm not supposed to. Thank you. और अब आगे चलते हैं और देखते हैं अगली खबर। तमिलनाडु के लोग डीएमके को सत्ता से करेंगे बेदखल, अमित शाह का स्टालिन सरकार पर हमला। दरअसल तमिलनाडु में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। मदुरई दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्टालिन सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2026 में यहां भाजपा AIADMK गठबंधन की एनडीए सरकार बनेगी। मैं दिल्ली में रहता हूं लेकिन मेरे कान हमेशा तमिलनाडु पर रहते हैं। एमके स्टालिन कहते हैं कि अमित शाह डीएमके को नहीं हरा सकते, वही सही कह रहे हैं। मैं नहीं बल्कि तमिलनाडु की जनता आपको हराएगी। उन्होंने दावा किया कि साल 2026 के चुनाव में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एनडीए की सरकार बनेगी। आज तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के मंडल और जिला के चुने हुए सभी प्रतिनिधि के सम्मेलन में मैं आप सभी का हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं। இன்று நம் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் மண்டல் ஜில்லா இந்த பகுதியில் எல்லாம் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்। मेरे साथ मंच पर उपस्थित तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नयनार नागेंद्र जी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाया, ऐसे हमारे पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई जी, मोदी जी की मंत्री परिषद में मेरे साथी डॉक्टर एल मुरुगन जी, श्री AP राजसिम्मन जी, डॉक्टर सुधाकर रेड्डी जी, श्री प्री राधाकृष्णन जी, डॉक्टर तमिलसाई सौंदर्यराजन जी, मेरे मित्र और हमारे नेता H राजा जी, बहन वानती श्रीनिवासन जी, श्री चक्रवर्ती जी, श्री रामा श्रीनिवासन जी, श्री VP दुरईसामी जी, श्री SR शेखर जी, श्री P कार्तिकेय जी, डॉक्टर KP रामलिंगम जी, L मुरुगनानंद जी, KS नरेंद्रन जी, और आज तमिलनाडु के कोने कोने से आए हुए मेरे देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार प्रणाम। மேடையில் இருக்கும் தலைவர்கள் அனைவரையும் வணங்கி தமிழ்நாட்டின் ஒவ்வொரு மூலை முடுக்கிலிருந்தும் இங்கு வந்து குவிந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கிறேன்। सबसे पहले मैं मदुरै में आया हूं। मदुरै में विराजमान मीनाक्षी अम्मन को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। மதுரை மண்ணில் வந்தவுடனே முதலில் நான் மதுரை மீனாட்சி அம்மனை வணங்கி என் உரையை தொடங்குகிறேன்। मैं शोकनाथर, कल्लालगढ़ और भगवान मुरुगन को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। இந்த மண்ணின் சொக்கநாதருக்கும் கல்லழகருக்கும் மற்றும் திருப்பரங்குன்றம் முருகனையும் நான் தலை வணங்கி மகிழ்கிறேன்। मित्रों, सबसे पहले मैं भारत की महान भाषाओं में से एक तमिल भाषा में तमिलनाडु के कार्यकर्ताओं से बात नहीं करता, इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து தமிழ் மக்களாகிய உங்களை சந்திக்கும் போது நம்முடைய பெருமைக்குரிய தமிழ் மொழியில உங்ககிட்ட பேச முடியவில்லையே என்று என் வருத்தத்தை நான் உங்களிடம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। हमारा मदुरै
एक शहर से बढ़कर 3000 साल पुरानी सभ्यता का संस्कृति का प्रतीक है। நம்முடைய மதுரை சாதாரண நகரம் அல்ல, 3000 ஆண்டுகால வரலாற்று பெருமை கொண்ட மிக முக்கியமான புனித இடம்। मैं यहां आया हूं तब महान स्वतंत्रता सेनानी पसुम्पोन्नन मथुरा लिंगम थेवर जी को भी प्रणाम करता हूं। இந்த மண்ணின் நாயகராக விளங்கிய பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயாவையும் நான் வணங்குகிறேன்। और साथ में आप सभी को अपील करता हूं, बड़ी जोर लगाकर 22 जून को मुर्गा भक्तगढ़ मनाडू में जोर शोर से हिस्सा लीजिए। உங்க எல்லாரையும் கேட்டுக்கிறேன், வர ஜூன் 22ஆம் தேதி முருகனுக்கான பக்தர்கள் மாநாடு நடக்குது, அதையும் இந்த மண்ணிலே மிக சிறப்பாக நீங்கள் நடத்தி தர வேண்டுகிறேன்। मित्रों, ये मदुरै कई परिवर्तनों का वाहक नगरी है। மதுரை மண் பலவிதமான மாற்றங்களுக்கு வித்திடும் மண்। और मैं आज कहकर जाता हूं, हमारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन डीएमके सरकार की पतन का कारण बनने वाला है। இன்றைக்கு இந்த மீட்டிங்ல உங்க எல்லார் முன்னாடியிலும் அத்தனை தொண்டர்கள் மத்தியிலும் சொல்லுகிறேன், இந்த கூட்டமும் ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கும், திமுக ஆட்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து வீட்டிற்கு அனுப்பும்। 2026 में इस तमिलनाडु में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके की सरकार बनने जा रही है। உங்ககிட்ட எல்லாம் சொல்றேன், வரக்கூடிய 2026ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் என்டிஏ கூட்டணி மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்று பாரதிய ஜனதா கட்சி அதிமுகவின் கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கும்। मैं रहता तो दिल्ली में हूं, मगर मेरे कान तमिलनाडु पर लगे हुए रहते हैं। நான் எந்த நாட்டின் எந்த பகுதியில் இருந்தாலும் என்னுடைய காதுகளும் என்னுடைய சிந்தனைகளும் தமிழ்நாட்டின் மேலதான் இருக்கிறது। ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अमित शाह डीएमके को नहीं हरा सकते। स्टालिन साहब, आप सही कहते हो, मैं डीएमके को नहीं हरा सकता, मगर तमिलनाडु की जनता डीएमके को हरा सकती है। இந்த நாட்டின் முதல்வர் சொல்கிறார், அமித்ஷா அவர்களால் திமுகவை தோற்கடிக்க முடியாது என்று। அவருக்கு சொல்றேன், அமித்ஷானால தோற்கடிக்க முடியாதுன்னு நீங்க சொல்றது சரிதான், ஆனா இந்த நாட்டின் மக்கள், தமிழக மக்கள் உங்களை தோற்கடிக்க இருக்கிறார்கள், காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்। और मित्रों, मेरी बात याद रखना, मैं देश भर के चुनाव में हिस्सा लिया है। मैं पब्लिक की नब्ज जानता हूं, जनता की नब्ज जानता हूं। तमिलनाडु की जनता इस बार डीएमके की सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। என்னுடைய நீண்ட கால அரசியல் அனுபவத்தில் சொல்றேன், மக்களின் நாடி துடிப்பை உணர்ந்தவனாக சொல்கிறேன்। வரப்போற தேர்தல்ல தமிழக மக்கள் திமுகவை தூக்கி எறிய காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்। भाई और बहनों, मैं तमिलनाडु की जनता का इसलिए भी आभार करना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी वीर सेना और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में जो तिरंगा यात्रा है तमिलनाडु में निकली है, वो देश के किसी भी हिस्से से कम नहीं है। சகோதர சகோதரிகளே, இந்த நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு எல்லாம் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், ஆபரேஷன் சிந்தூர் நம்முடைய தேசத்தின் அப்பாவி மக்கள் கொல்லப்பட்ட போது வடக்கிலே நடைபெற்ற அந்த நிகழ்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய எழுச்சியும் மிகப்பெரிய ஆதரவும் நாட்டுப்பற்றும் தமிழகத்தில் இருந்து ஒரு ஆதரவு குரல் ஒலித்ததே, அதை நான் நினைவு கூறுகிறேன்। और मित्रों,
पहलगांव में आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की, धर्म पूछकर हत्या की, और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को सफाया करने का काम किया है. பகல்காம்ல நம்ம அப்பாவி பொதுமக்களை மதத்தின் பெயரால் நீங்க யாருன்னு அடையாளப்படுத்தி கொடூரமாக கொலை செய்த தீவிரவாதிகளை முப்படைகளையும் திரட்டி நமது பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் அவங்க ஊருக்குள்ளேயே புகுந்து அடித்தார் பாருங்க. அதுதான் அவர்களுக்கு நாம் புகட்டிய பாடம். भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले कई आतंकवादी हमले हुए, इससे भी बड़े हमले हुए, मगर कोई जवाब नहीं दिया जाता. 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उरी, पुलवामा और अब पहलगांव हुआ. हमने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और सिंदूर ऑपरेशन कर कर आतंकवादियों को करारा जवाब देने का काम किया है. இதற்கு முன்னர் கூட அந்த தீவிரவாதிகள் எல்லாம் தங்கள் கைவரிசையை காட்டி இருக்கிறார்கள். ஆனால் அப்போது எல்லாம் இத்தகைய வீர தீரமான செயல்பாட்டை எல்லாம் முந்தைய அரசுகள் வெளிப்படுத்தவில்லை. ஆனா பூரி ஆகட்டும், புல்வாமா ஆகட்டும், தற்போது நடந்திருக்கும் ஆபரேஷன் செந்தூர் ஆகட்டும், நமது முப்படைகளும் ஒன்று திரண்டு இந்தியாவின் வீரத்தையும் தீரத்தையும் திறமையையும் निरूपित. पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त करने का काम हमारी वीर सेना ने किया है. பாகிஸ்தான்ல தீவிரவாதிகள் பதுங்கி இருந்த இடத்துல எல்லாம் 100 கிலோமீட்டர் அவங்க எல்லைக்குள்ள பறந்து சென்று தீவிரவாதிகளின் இருப்பிடத்தை கண்டறிந்து துல்லியமாக தாக்கி அவர்கள் இருப்பிடத்தை மண்ணோடு மண்ணாக்கியது நமது ராணுவம். और मित्रों, मोदी जी के समय में ही रक्षा उत्पादन में देश आत्मनिर्भर बनने जा रहा है. மோடி அவர்களின் ஆட்சியிலே எல்லா முன்னேற்றங்களும் எப்படி இருக்கிறதோ அதுபோல ராணுவத்திலும் கூட ஆத்ம நிர்பர் என்று சொல்லக்கூடிய தன்னிறைவான ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதனால் தான் மிகச் சிறப்பாக செயல்பட்டிருக்கிறோம். और जब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो पूरे देश का युवा कावेरी इंजन का नाम बड़े गर्व के साथ लेता है. ஆபரேஷன் சிந்தூரின் வெற்றியை பற்றி எல்லாம் நாம் எல்லாம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையிலே இந்தியாவின் வான்வெளி சாதனையை பற்றி சொல்ல வேண்டும். இந்த நாட்டின் இளைஞர்கள் எல்லாம் காவிரி என்ஜின் என்ற சொல்லை இப்போது உச்சரிக்க தொடங்கி இருக்கிறார்கள். और हमारे देश में बने मिसाइल्स ने जब पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम और उनके वायुसेना के अड्डे को तहस नहस किया, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर उसके देख रही. பாகிஸ்தான் தன்னுடைய ட்ரோன்களையும் ஏவுகணைகளையும் நம் மீது வீச தொடங்கிய போது இந்தியாவின் வான்வெளி வல்லமை உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் நிரூபிக்கப்பட்டது. அத்தனையையும் அடித்து தூள் தூளாக ஆக்கியது நம் இந்திய ராணுவம். भाई और बहनों, मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है. आगे पर भी अगर कोई गोली चलाएगा तो उसका जवाब गोले से दिया जाएगा. மோடி அவர்கள் சொல்கிறார்கள், ஆபரேஷன் சிந்தூர் இன்னும் முடியலங்க, மறுபடி தீவிரவாதிகள் வாலாட்டினால் அவர்கள் இடத்திற்குள் புகுந்து வீடு புகுந்து தாக்கி அவர்கள் அழிக்கப்படுவார்கள் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் நினைவூட்டுகிறேன். भाई और बहनों, 2024 का साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक मील का पत्थर है, माइलस्टोन है. மக்களே, இப்ப வரக்கூடிய 26ஆம் ஆண்டு தேர்தல்
பாரதிய ஜனதா கட்சியின் ஒவ்வொரு தொண்டருக்கும் மிக மிக முக்கியமான உயிர்ப்பான அவசியமான ஒரு களமாகும். 2024 में ही मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार तीसरी बार. அதே போல 2024ஆம் ஆண்டும் நமக்கெல்லாம் மிக முக்கியமானது. அப்போதுதான் நமது பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் 3வது முறையாக இந்த நாட்டின் பிரதமராக பதவியேற்றுக் கொண்டார். और 2024 में ही ओडिशा में पहली बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी. 2024 தான் ஒரிசா மாநிலத்தில் முழு பலத்தோட முழு மெஜாரிட்டியோட பாரதிய ஜனதா கட்சியின் ஆட்சி அங்கு அமைந்தது. हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनी. ஹரியானாலையும் அதே போல மிகப்பெரிய வெற்றியை அங்கு 3வது முறையாக பதிவு செய்யப்பட்டது. और महाराष्ट्र में अब तक की सबसे बड़ी विजय बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी. அதே போல மகாராஷ்டிராவிலும் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு மிகப்பெரிய வெற்றியை பாரதிய ஜனதா கட்சி பதிவு செய்திருக்கிறது. और 2025 में 27 साल के बाद दिल्ली में केजरीवाल जी को हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी. அதே போல 2025ஆம் ஆண்டு மிகப்பெரிய சாதனை செய்யப்பட்டது. டெல்லியில அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர்களின் ஆட்சி 27 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு டெல்லியில் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. और 2026 में दिल्ली में सरकार बनी, 26 में तमिलनाडु की बारी है. 25ல டெல்லியில எப்படி ஆட்சி அமைச்சோமோ அதே போல நண்பர்களை 2026இல் தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் ஆட்சி கண்டிப்பாக மலரப் போகிறது. और मेरी बात कान खोलकर गांठ बांध लेना, कान खोलकर सुन लेना और याद कर कर घर में जाना. 2026 में तमिलनाडु और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही. எல்லாரும் கவனமா கேளுங்க. உங்க காதுகளை திறந்து வைத்து நான் சொல்வதை கவனமாக கேளுங்கள், குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 2026ஆம் ஆண்டில் நடைபெறப் போகும் தேர்தலில் தமிழகம் மற்றும் மேற்கு வங்கத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் கூட்டணி கண்டிப்பாக ஆட்சி அமைக்கும் என்பதை உறுதியாக உங்கள் முன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். मित्रों, तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी है. இங்க ஆட்சியில் இருக்கிற திமுக ஊழல் 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 என்று ஊழலில் தான் திளைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. मोदी जी ने गरीब तमिल नागरिकों के लिए भेजा 450 करोड़ रुपया का पोषण का किट. उन्होंने एक कंपनी को देकर बहुत बड़ा घपला किया और गरीबों के पेट पर लात मारने का काम किया है. இந்த திமுகவின் ஆட்சி மத்திய அரசிலிருந்து மோடி அவர்கள் ஏழை மக்களுக்காக கொடுக்கும் பணத்தை கூட மக்களின் நலனுக்காக செலவிடாமல் அந்த பணத்தை எல்லாம் மடை மாற்றி அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நன்மைகளை கிடைக்காமல் செய்வதைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். 4600 करोड़ रुपए का रेती का खनन का घोटाला किया. आज तमिलनाडु का गरीब से गरीब आदमी एक कमरा भी ज्यादा बनाना है तो महंगी रेत खरीदकर ये डीएमके पार्टी की तिजोरी में पैसा जाता है. இன்றைக்கு இந்த திமுக ஆட்சியில ஏழைகள் விலைவாசி ஏற்றத்தாலும் அவங்க வாழ்வாதாரங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் அச்சத்தாலும் அவர்கள் வாழ முடியாத சூழலில், அவர்கள் மத்திய அரசின் திட்டங்கள் கிடைக்காத சூழலில் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். और मित्रों, टास्मैक घोटाला
39,000 करोड़ का घोटाला हुआ। 39,775 करोड़। 39,000 करोड़ में से तमिलनाडु के हर गांव में प्राइमरी स्कूल में 2 नए कमरे बनाए जा सकते हैं। 2 नए कमरे बनाए। 39,000 करोड़ रुपया टास्मैक के माध्यम से तमिलनाडु सरकार चाव कर गई है। மக்களுக்கு செய்யற நன்மையை விட திமுக ஆட்சியில் ஊழல் மிக மலிந்து காணப்படுகிறது என்பதற்கு உதாரணமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் 39,775 கோடி ரூபாய்। मित्रों, मेरे पास उनके घोटालों की बड़ी सूची है, मगर मैं इसमें समय बिगाड़ना नहीं चाहता। அதாவது டாஸ்மாகில் 35,775 கோடி ரூபாய் ஊழலை செய்து இங்கே சட்டவிரோதமாக ஊழல் ஆட்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது। ये तमिलनाडु सरकार 100% 100% फेल्योर गवर्नमेंट है। இந்த தமிழக அரசு 100% தோல்வியடைந்த அரசாக காட்சியளிக்கிறது। अब चुनाव में जा रहे हैं। अब तक इनके घोषणा पत्र के 60% वादे पूरे नहीं हुए हैं। திமுக அரசு தேர்தல் நேரத்தில் மக்களுக்கெல்லாம் ஒரு வாக்குறுதி பட்டியல் கொடுக்கறாங்க. ஆனா அந்த வாக்குறுதி பட்டியல்ல 10% கூட நிறைவேற்றவில்லை அவர்கள். ஆனால் 90% நிறைவேற்றியதாக அவர்கள் கூறிக்கொள்கிறார்கள்। स्टालिन साहब, हिम्मत है तो घोषणा पत्र निकालकर हिसाब किताब दीजिए, कितने वादे पूरे किए। உங்களுக்கு தைரியம் இருந்தா உங்களுடைய தேர்தல் வாக்குறுதி பட்டியலை எடுத்துட்டு வாங்க, அதை பார்த்து சொல்லுங்க நீங்க எத்தனை வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி இருக்கிறீர்கள் என்று। अवैध शराब में भ्रष्टाचार के कारण आए दिन गरीब लोग नकली शराब के कारण मौत की शरण हो रहे हैं। ஊழலால் மட்டுமல்ல, கள்ளச்சாராயத்தினாலும் இந்த நாட்டு மக்கள், அப்பாவி மக்கள் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள்। दक्षिण तमिलनाडु में जातीय हिंसा बढ़ाने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए ये तमिलनाडु सरकार ने किया है। தென் தமிழகத்தில் சாதி பிரச்சனையினாலையும் பிரிவினைவாதத்தினாலையும் அரசியல் லாபங்களை கருத்தில் கொண்டு திமுக அரசு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது। बुजुर्गों और महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है। இந்த ஆட்சியில பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் மலிந்து கொண்டிருக்கிறது। नशा तस्कर और ड्रग के माफिया तमिलनाडु के युवाओं को बर्बाद करने पर तुले हैं। இந்த நாட்டின் இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லாமல், வேலைகள் இல்லாமல் அவர்கள் துன்பத்தில் இருக்கும் நிலைதான் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது। और तमिलनाडु सरकार में मुख्यमंत्री जी को इसकी कोई परवाह नहीं। தமிழ்நாட்டின் முதல்வருக்கு இது பற்றிய எந்த ஒரு அக்கறையுமோ கவலையுமோ கொஞ்சம் கூட இல்லை। भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की भी हद होती है। मैं आज यहां आया हूं तब भगवान मुरुगन से जुड़ी हुई पहाड़ी को सिकंदर हिल मानने की हिम्मत ये डीएमके सरकार ने की है। 1000 ஆண்டு காலம் பழமையுள்ள நம்ம திருப்பரங்குன்றம் முருகரின் அறுபடை வீடான அந்த மலையை சிக்கந்தர் மலை என்று சொல்லக்கூடிய துணிச்சல் இந்த திமுக அரசுக்கு வந்திருக்கிறது। सालों से भगवान मुरुगन के भक्त यहां पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக முருக பக்தர்கள் வழிபட்டு வந்த வழிபாட்டு தலத்தை இதுபோல அரசியல் லாபம் கருதி, பிரிவினைவாதம் கருதி இந்த அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது। और भाइयों बहनों, मैं तमिलनाडु की जनता को करबद्ध विनती करने आया हूं कि मुर्गा भक्तगल मनाडू में
बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इनको अपनी ताकत का परिचय कराइए, भक्तों की ताकत का परिचय कराइए. நான் உங்ககிட்ட எல்லாம் அன்போடு வேண்டிக் கொள்வதெல்லாம் வர ஜூன் 22ஆம் தேதி முருக பக்தர்கள் மாநாடு நடக்குது. நீங்க ஒவ்வொருவரும் பெருந்திரளாக கலந்து கொண்டு நம்மளுடைய ஒற்றுமையையும் வலிமையையும் அந்த மாநாட்டில் காட்ட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். मैं फिर से एक बार तमिलनाडु सरकार से मेरी मांग दोहराता हूं कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जल्द से जल्द तमिल भाषा का प्रवेश हो और मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई तमिल भाषा में की जाए. நான் தமிழக அரச ஒவ்வொரு முறை வரும்போது நினைவூட்டுகிறேன். தமிழ்நாட்டில் தமிழ் தமிழ் என்று பேசிக் கொண்டிருக்கும் நீங்கள் பாடத்திட்டத்தை ஏன் தமிழில் செய்ய மறுக்கிறீர்கள்? உயர் கல்வி அனைத்தையும் தமிழில் செய்வதற்கு என்ன தடை இருக்கிறது? விரைவில் நான் தமிழக அரசை கேட்பதெல்லாம் इंजीनियरिंग பாடத்திட்டம் உடனடியாக தமிழில் இயற்றப்பட வேண்டும். और भाइयों बहनों, मैं आज स्टालिन जी को ये भी अपील करने आया हूं. हमारे मोदी जी ने सेंगोल को संसद में स्थान देकर पूरे तमिलनाडु का सम्मान किया है. कभी मोदी जी को एक धन्यवाद का पत्र लिख देना भाई. நான் ஸ்டாலின் அவர்களை கேட்கிறேன், தமிழ்நாட்டின் மரபு சின்னமான மன்னர்கள் கையாண்ட அந்த செங்கோலை நாட்டின் உயர்ந்த இடத்திலே கொண்டு சென்றாரே நம் பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள், அவர்களுக்கு நீங்கள் ஒற்றை வரியாவது தமிழ் மரபை உயர்த்தி பிடித்த மோடி அவர்களுக்கு நன்றி சொன்னீர்களா? भाइयों बहनों, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी 1.9 ट्रिलियन की थी और आज 11 साल में इसको 4.19 ट्रिलियन की और दुनिया का चौथे नंबर का अर्थतंत्र आज हम बन चुके हैं. मोदी जी ने विकास कैसे होता है इसका एक उदाहरण साबित किया है. மக்களே, இந்த மோடி அவர்களின் ஆட்சி உருவான பிறகு இந்தியா தொடர்ந்து வளர்ச்சி பாதையிலே பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த சாதனைகளின் உச்சமாக 11 ஆண்டுகால ஆட்சியிலே மோடி அவர்கள் ஆட்சியில் இந்தியாவின் भाइयों बहनों, स्टालिन जी हर बार कहते हैं कि आपने तमिलनाडु को क्या दिया. स्टालिन साहब, यूपीए की सरकार 10 साल चली. यूपीए सरकार ने तमिलनाडु को 10 साल में 1,53,000 करोड़ रुपया दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में 6,80,000 करोड़ रुपया दिया. 6,80,000 करोड़. 10 ஆண்டுகள்ல மோடி அவர்கள் ஆட்சியில 4.19 ட்ரில்லியன் வளர்ச்சியை கண்ட நம்மளுடைய பாரதம் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி நடந்தது யூபிஏ ஆட்சியில எண்ணி பார்த்தால் 10 ஆண்டு கால ஆட்சியில யூபிஏ அரசு தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுத்த பணம் 1,53,00,000 ரூபாய் மட்டுமே. 10 வருஷத்துல 1,53,000 கோடி மட்டுமே. ஆனால் நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசு 10 ஆண்டுகளில் தந்த பணம் அதை விட பல மடங்கு அதிகமாக 6,80,000 கோடி ரூபாய் தமிழகத்திற்கு வழங்கி இருக்கிறது. और इसके अलावे रोड्स के लिए 63,000 करोड़, रेलवे के लिए 77,000 करोड़ और एयरपोर्ट के लिए 3,500 करोड़ रुपया देने का काम किया. சாலைகள் மேம்பாட்டிற்காக 63,000 கோடியும், கட்டுமான பணிகளுக்காக 77,000 கோடியும், ஏர்போர்ட் கட்டுவதற்காக 3,500 கோடியும் மத்திய அரசு தமிழகத்திற்கு நேரடியாக வழங்கி இருக்கிறது. भाइयों बहनों, आज तमिलनाडु के हर शहर से, हर गांव से मेरे मंडल के कार्यकर्ता आए हैं.
यहां से आप जब आपके गांव में जाएंगे, शहर में जाएंगे, टाउन में जाएंगे, मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, जब तक तमिलनाडु में डीएमके सरकार को नहीं हटाते, हम किसी को आराम करने का अधिकार नहीं। பல ஊர்களிலிருந்து பல பகுதிகளிலிருந்து இங்கு திரளாக வந்திருக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தொண்டர்களாகிய உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நான் கேட்பது என்னவென்றால், நீங்க திரும்ப ஊருக்கு போவீங்க, உங்களுடைய எண்ணம், உங்களுடைய சிந்தனை, உங்களுடைய செயல்பாடு எல்லாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், திமுக ஆட்சியை எப்படி அகற்றப் போகிறோம், எப்போது அகற்றப் போகிறோம், என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற சிந்தனையில் நீங்கள் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும்। और मित्रों, इस बार हमने तय किया है कि 2026 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके के साथ मिलकर लड़ेगी, एनडीए के साथियों के साथ मिलकर लड़ेगी। அன்பர்களே, வரப்போகிற 2026ஆம் ஆண்டுக்கான தேர்தல் நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியும் இங்கே கூட்டணி ஆட்சியில அதிமுகவுடன் இணைந்து என்டிஏ கூட்டணி இங்கு தேர்தலை சந்திக்க இருக்கிறது। मुझे बताइए, सभी कार्यकर्ता संकल्प करते हैं कि इस बार तमिलनाडु में डीएमके को हटाना है। நீங்க எல்லாரும் எனக்கு இப்ப பதில் சொல்லுங்க, நீங்க அத்தனை பேரும் திமுகவை ஆட்சியிலிருந்து அகற்ற தயாராக இருக்கிறீர்களா? तो मेरे साथ जोर से दोनों हाथ उठाइए। எல்லாரும் ரெண்டு கைகளையும் மேல தூக்கி உரக்க நான் சொல்றத சொல்லுங்க। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए, வெற்றிக்கான உறுதிமொழியை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்। और प्रचंडवाद से बोलिए, உரத்த குரலில் சொல்லுங்கள், भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अब अगली खबर। असम में कम होने लगा नदियों का जलस्तर, धीरे धीरे सुधर रहे हालात, 2.5 लाख लोग अभी भी प्रभावित। पूर्वोत्तर में मानसूनी बारिश अब थमने लगी है। बाढ़ प्रभावित असम में भी हालात सुधर रहे हैं। नदियों के जलस्तर में कमी आई है। इसके अलावा राज्य के 6 जिलों के करीब 2,06,000 लोग अभी भी बाढ़ से पीड़ित है। पूर्वोत्तर राज्यों में मानसूनी बारिश ने कहर बरपाया। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 19 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि ASDMA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बाढ़ का पानी घट रहा है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले 24 घंटों में कोई बारिश नहीं हुई। अगर आज बारिश नहीं हुई तो हमें उम्मीद है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में स्थिति में काफी सुधार होगा। और अब अगली खबर। मेरा बेटा वापस नहीं आएगा, मुआवजा पाकर बेंगलुरु भगदड़ में मरने वाले युवक के पिता हुए भावुक। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के जश्न के दौरान बेंगलुरु में मची भगदड़ में मरने वाले युवक मनोज कुमार के पिता को कर्नाटक सरकार ने 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। मुआवजे का चेक पाकर मनोज के पिता देवराज फफ्फड़ पड़े। वे बोले कि मुझे 25 लाख रुपए का चेक दिया गया, लेकिन मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। देवराज बोले कि मैं इस पैसे का इस्तेमाल अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के भविष्य के लिए करूंगा। बेंगलुरु में 4 जून को आईपीएल की विजेता टीम आरसीबी के जश्न कार्यक्रम के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में मनोज कुमार भी शामिल थे। तुमकर के उपायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट शुभ कल्याण ने बताया कि मृतक मनोज कुमार के पिता को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी गई है। डीएम ने बताया कि मनोज के लिए उनके पिता के कई सारे सपने थे। वो टॉपर थे और उससे SSLC में 85% से अधिक अंक प्राप्त हुए थे। उसे नौकरी के लिए विदेश जाना था, लेकिन पिता के सपने पूरे नहीं कर सका। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। भारत समेत दुनिया के कई महानगर धंसने डूबने की कगार पर है और समुद्री जलस्तर बढ़ रहा है। 7 करोड़ 6 लाख आबादी खतरे में।
भारत समेत दुनिया के कई महानगरों पर तेजी से धंसने और डूबने का खतरा मंडराने लगा। समुद्र के बढ़ते जल स्तर से जूझ रहे स्तर तेजी से अपनी जमीन खो रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय शोध में सामने आया है कि एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के दर्जनों महानगर हर साल औसतन 1 सेंटीमीटर या उससे अधिक धंस रहे हैं, जिससे करोड़ों की आबादी बाढ़, जल भराव और संरचनात्मक अस्थिरता जैसे जोखिमों की चपेट में आ गई। भारत की मुंबई, सूरत, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद भी इस संकट में शामिल है, जहां लाखों लोग ऐसी जमीन पर रह रहे हैं जो हर साल नीचे जा रही है। सिंगापुर स्थित नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी कि NTU के शोध में खुलासा हुआ कि दुनिया के कई समुद्र तटीय शहर तेजी से धंस रहे हैं और ये प्रक्रिया बेहद चिंताजनक है। अध्ययन में एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के 48 महानगरों को शामिल किया गया। इन सभी में एक बात समान है, समुद्र का बढ़ता जल स्तर और जमीन का तेजी से नीचे जाना। और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। चंद्रबाबू नायडू बोले, पीएम मोदी के सिवा कोई नहीं दे सकता ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम। वक्फ कानून पर भी खोलकर बोले। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ऑपरेशन सिंदूर के मामले में खुलकर पीएम मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, कोई और नेता इतनी सटीकता से ये काम नहीं कर सकता। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में नायडू ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर है। पीएम मोदी ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को रोकने में भूमिका निभाई। नायडू ने कहा, पहलगाम में हुआ आतंकी हमला दुर्भाग्यपूर्ण था, पतियों को उनकी पत्नियों के सामने मार दिया गया। पीएम मोदी ने इसके जवाब में भारत के सैन्य अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। ऐसा उन्होंने भारतीय महिलाओं की भावनाओं का सम्मान करने और पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों से बदला लेने के लिए किया। और अब अगली खबर। झुग्गी बस्तियों की टूट पर राजनीति, क्या केजरीवाल के लिए साबित होगा ये नया अवसर? दरअसल दिल्ली में अवैध बस्तियों पर चल रहे बुलडोजर पर भाजपा आप में तकरार जारी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहा करती है कि ध्वस्तीकरण अदालत के आदेशों के अंतर्गत किया जा रहा है, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज इस पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इन नेताओं का कहना है कि सरकार ने झुग्गियों की जगह नए मकान देने का वादा किया था, लेकिन वो झुग्गियों को तोड़ रही है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक यात्रा इसी तरह आम आदमी के मुद्दे उठाकर की थी। उन्होंने लोगों के बड़े बिजली के बिल देने से साफ इनकार करवा दिया था और लोगों से ये वादा किया था कि सत्ता में आने पर वे बिजली के बिल माफ कर देंगे। वे बिजली के खंभों पर चढ़ गए और बिजली के तार काटने लगे। इसी तरह पानी और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे उठाकर उन्होंने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया। वे सफल हुए और दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। जानलेवा गर्मी में भारत, भीषण लू से गंभीर हो रहे हालात, सिस्टम की खामी से सटीक आंकड़ों का अभाव। भारत में गर्मी जान ले रही है। इन दिनों भीषण लू और गर्मी से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, मगर सिस्टम की खामी से मरने वाले के सही आंकड़े सामने नहीं आ पा रहे। हालात ये है कि देश में 3 अलग अलग सिस्टम गर्मी से मरने वालों के अलग अलग आंकड़े देते हैं। इसके चलते तमाम लोगों की मौत का न गर्मी से रिपोर्ट किया जाता है और न ही उनको मुआवजा मिल पाता है। इन दिनों देश में खूब गर्मी पड़ रही है। लगातार भीषण लू और गर्म हवाएं लोगों को तड़पा रही है। लोग दम भी तोड़ रहे हैं, मगर पुरानी रिपोर्टिंग प्रणाली से मरने वालों की सही संख्या सामने नहीं आ पा रही। इसके चलते मौतों की संख्या कम करने और इससे बचाव के उपायों पर काम नहीं हो पा रहा। बिना सटीक आंकड़ों के न तो सरकार प्रभावी योजना बना सकती है और न ही समय पर कार्रवाई कर सकती है। देश में 3 अलग अलग विभाग हीट स्ट्रोक या गर्मी से संबंधित मौतों की निगरानी करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि NCDC और गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो गर्मी से मरने वालों का डाटा देता है। और अब फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शिवा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच